Hello everyone and welcome back to SK1K and we're back again with another topic in motion in one dimension and आज हम लोग further proceed करेंगे with the concepts of graph in motion in 1D। तो यहाँ पे जो graphs का concept होता है एक्चुअल में बहुत बार फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, सिंस हम लोग कोई भी क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि आप कोई भी सिचुएशन पिकअप कर रहे हो, कोई भी फिजिकल फेनोमेना को स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे उस फेनोमेना से आप क्या एसोसिएट करोगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएट करोगे एंड उन फिजिकल क्वांटिटीज की चेंज को देखोगे, कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर ये कांस्टेंट है तो क्यों कांस्टेंट है, तो चेंज करें, कैसे चेंज करें, किस रेट से चेंज करें। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दिस एंड ऐसे सारे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज इन एनी क्वांटिटी होता है, चेंज इन एनी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मोशन इन 1D में क्या पढ़ रहे हैं, मोशन में क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी चेंज होगा, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, क्योंकि मोशन इन 1D में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ही सब देखते हैं, क्योंकि टाइम इज वन क्वांटिटी जो कि हमेशा आगे जाएगी। कभी कभी आप वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड इट इज इक्वली वैलिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसे टाइम के रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम कोई भी सिचुएशन ले लो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है पोजीशन, इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर सकता हूँ, इसकी चेंज को, एंड कोई ऐसा फंक्शन असाइन कर सकते हैं। मतलब x को मैंने बोल दिया x एज अ फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या कि जो पोजीशन है एक्चुअल में ये पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, इसका कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से 3t² + 2। एक ऐसे फंक्शन से ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे कैसे पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, 1 सेकेंड पे इन SI यूनिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ऐसे भी लिखा होता है इन SI यूनिट्स, मतलब इसमें SI यूनिट्स में पुट करोगे आपको SI यूनिट्स में रिजल्ट मिलेगा। तो 1 सेकेंड पे कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज 5 मीटर, यहाँ पे 1 रखे, 1 सेकेंड रखे तो SI यूनिट्स में 5 मीटर आ गया। पोजीशन मुझे 3 सेकेंड पे कैसे पता चलेगा, दिस इज 29 मीटर। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ द थिंग इज दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी मैथमेटिकली इसका एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एंड वैसे इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ से सीधे मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करके एज 60, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिख सकते हैं एज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है, हर एक टाइम इंस्टेंट पे ड्यूरिंग इट्स मोशन वही होगा। वन वे ऑफ स्टडिंग इट मैथमेटिकली या फिर एल्जेब्रिकली। अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग इज ग्राफिकली। अब ये जो ग्राफिकल अप्रोच होता है, कुछ बेसिकली कुछ ऐसा सिचुएशन है कि कभी कभी मैथमेटिकल या फिर एल्जेब्रिक अप्रोच ज़्यादा बेटर होते हैं, कभी कभी ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा बेटर होता है। जो ग्राफिकल अप्रोच ऐसी चीज़ का है कि पहले आप प्लॉट करो दो एक्सिस, दो क्वांटिटीज को प्लॉट करो अगेंस्ट वन अनदर, समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास जो पोजीशन है, लेट्स कंसिडर समथिंग वेरी सिंपल, जो पोजीशन है कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, पोजीशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर एट प्लेस्ड एट ओरिजिन। पोजीशन कांस्टेंट है, मैथमेटिकली ये क्या बताते हैं कि वेलोसिटी 0 है, पोजीशन अभी कांस्टेंट है, अभी वेलोसिटी 0 है, कुछ टाइम बाद भी पोजीशन कांस्टेंट है एंड ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन भी 0 है। वेलोसिटी 0 है, इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं होता है कि एक्सेलरेशन 0 है। ऐसा भी है कि अभी वेलोसिटी 0 होगा लेकिन अभी एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से थोड़ी एक इंस्टेंट के बाद इस पार्टिकल को वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डोंट कंफ्यूज कि वेलोसिटी 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे अभी मैंने ले लिया कि पोजीशन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है, पोजीशन चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0 है। इसी को ग्राफिकली, ये तो कैलकुलस वाला अप्रोच हो गया, कैसे लिखते हैं कि मैंने दो एक्सिस बनाया,
एक हो गया मेरा एक्स एक्सिस जिसे वर्टिकली प्लॉट करेंगे एंड दूसरा टाइम का एक्सिस होता है टी। अब देखो जब हम लोग ऐसा एक वाई एक्स ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे वर्टिकली वाई होता है, एक्स को हॉरिजॉन्टल, लेकिन मुझे यहाँ पे किस चीज का चेंज ऑब्जर्व करना है, पोजीशन का। जिस क्वांटिटी का चेंज ऑब्जर्व करना होता है अगेंस्ट सम अदर क्वांटिटी, उसको हम लोग वर्टिकल प्लॉट करते हैं, एंड जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है उसे हॉरिजॉन्टल प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया टी। ग्राफिकल अप्रोच क्या बताएगा, मान लो मैंने एक्स कांस्टेंट ले लिया 2 मीटर, या फिर 2 मीटर जरूरी नहीं है, कोई भी रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, चलो इसे एक्स ही ले लेते हैं, या फिर एक्स नॉट विल बी बेटर टर्म। एक्स नॉट पे ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, तो ग्राफिकल अप्रोच में क्या करोगी, टी इक्वल 0 पे ये एक्स नॉट पे है, मान लो एक्स नॉट यहाँ पे है, दिस इज एक्स नॉट। टी इक्वल्स 1 पे भी एक्स नॉट पे है, टी इक्वल्स 2 पे भी एक्स नॉट पे, टी इक्वल्स 3 पे भी एक्स नॉट पे है, एंड कोई भी टाइम इंस्टेंट आप लोगे सब पे एक्स नॉट पे है। इसका मतलब क्या, टी इक्वल्स 0 पे एक्स नॉट पे, 1 पे एक्स नॉट, 2 पे एक्स नॉट, एंड जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा है, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी वही पोजीशन मेंटेन करे, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि ये सारे इंस्टेंट पे, यहाँ पे भी एक्स नॉट पे है, इस इंस्टेंट पे भी एक्स नॉट पे, इस इंस्टेंट पे भी एक्स नॉट पे, सारे इंस्टेंट पे एक्स नॉट पे बनेगा। तो फॉर रेस्ट, तो ऐसे ग्राफिकल अप्रोच यूज होता है। बहुत बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे किसी चीज को न्यूमेरिकली प्लॉट करना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, या फिर बहुत सारे नंबर्स, अभी हमारे पास इसका एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन नहीं है, इसके लिए एक इक्वेशन नहीं है, एंड हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को एक टेबल में रखने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी को एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। जब उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जिस तरह का ग्राफ बनता है उस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा शेप है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, एंड बाद में उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस ऑब्जेक्ट के इक्वेशन को लिख सकते हैं। दिस इज इंडीड पॉसिबल, विल एग्जैक्टली लर्न हाउ टू डू दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट x इक्वल्स एक्स नॉट, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये पहला ग्राफ हमारा बन गया। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ डिफरेंट केसेस में। विल लुक फॉरवर्ड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड वी प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं विद सम मोर काइंड्स ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली फिजिक्स में मोशन इन 1D में आप देखोगे, एक आप xt ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हो, एक और ग्राफ बना सकते हो vt ग्राफ, जो कि भी यूजफुल हो सकता है। वी गो ऑन टू इवन ड्रॉ at ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा इन विच पर्टिकुलर इक्वेशन। ऑब्वियसली पहले कोई इक्वेशन, पहले कोई काइंड का मोशन सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। एंड इन फिजिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ, कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में 9th 10th स्टैंडर्ड में प्लॉट करते हैं कि पहले x की वैल्यू ये रखो, फिर y कैलकुलेट करो, फिर x की वैल्यू नेक्स्ट ये वैल्यू रखो, फिर y कैलकुलेट करो। तो ऐसे 1 by 1 x की वैल्यूज रखते जाते हैं, y कैलकुलेट करते जाते हैं, एंड फिर एक y-x का एक्सिस, y-x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एंड उसके बाद एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये सारे पॉइंट्स लोकेट करके वी कनेक्ट द लाइन। सो ऐसे हमें नहीं करना है, इट इज इंडीड वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे हम लोग करते भी नहीं है। हम लोग करते कैसे हैं, इज उसका इक्वेशन देखेंगे कि अगर इतनी वैल्यूज गिवन है तो इनसे क्या रिलेशन बनेगा एक इक्वेशन में, कैसे y-x रिलेट होंगे। नहीं, वैल्यूज नहीं आपके पास, तो उस मोशन को स्टडी करके y और x का एक इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे वी आर ऑब्वियसली मोर इंटरेस्टेड इन x एंड t, v एंड t एंड a एंड t। तो x या x एंड t का, या फिर v एंड t का, या a एंड t का एक रिलेशन बनाते हैं, एंड उस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक शेप ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज हाउ वी डू इट। जैसे इफ यू कंसिडर, जो सिंपलेस्ट काइंड का मोशन होता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब पोजीशन का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक y-x ग्राफ ड्रॉ किया, तो अगर मुझे उसमें बेसिकली एक कांस्टेंट रेट ऑफ, अगर मेरा dy by dx कांस्टेंट है
क्योंकि एक्स टी ग्राफ में dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट का मतलब ही v इक्वल्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है। dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन बनती है। सबको पता है स्ट्रेट लाइन बनती है, क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स को एक ग्राफ में आप tan थीटा या फिर स्लोप भी लिखते हो। यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल हो रहा है बट स्टिल इजी थिंग टू डू। स्लोप इन एनी ग्राफ, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट हमें पता है, उस वो जो बेसिकली टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका tan होता है, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्लियरली dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ पे एक्स टी ग्राफ है तो dx बाई डी टी होगा। तो अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब dx बाई डी टी कांस्टेंट है, तो dx बाई डी टी तो एक ग्राफ में tan थीटा होगा, x ओवर t के ग्राफ में tan थीटा होगा, मतलब tan थीटा कांस्टेंट है। तो जब भी dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट है आपको एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दिस इज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एक्स टी ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट एक चीज यू हैव टू नोटिस कि ये ग्राफ यहाँ से भी पास होगा वही है, यहाँ से भी पास होगा वही है, यहाँ से भी पास होगा वही है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी एंड x इक्वल 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है तब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये इनिशियली x इक्वल्स 0 पे नहीं था, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली x इक्वल्स x नॉट पे रखा गया था एंड वहां से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब t इक्वल 0 पे ये x इक्वल्स x नॉट पे था, तब t इक्वल 0 पे मुझे इसको यहां से इस लाइन को पास कराना है, तो उतनी ही वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट x इक्वल्स x नॉट से है, मतलब यहाँ पे t इक्वल 0 पे ये ऑब्जेक्ट x इक्वल्स x नॉट पे था। तो मैं बेसिकली बहुत सारे, रिमेंबर दीज आर टू डिफरेंट ग्राफ्स जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने एक ही में ड्रॉ कर दिया जस्ट बिकॉज इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग अगर मैं बार बार ये एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर x इक्वल 0 है जब वेलोसिटी, जब ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है या फिर मोर और लेस उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे जब मैंने अपनी क्लॉक को स्टार्ट किया, ये ग्राफ होगा। अगर इनिशियली x इक्वल्स x नॉट पोजीशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ग्राफ होगा, राइट। दीज आर टू वेरी सिंपल केसेस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यू हैव टू सी, अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मतलब d2x ओवर dt स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तब यहां पे आप कैसे ड्रॉ करोगे? इसके लिए d2x ओवर dt स्क्वायर कांस्टेंट मतलब dy बाई dt, dv बाई dt इज कांस्टेंट, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। उसके लिए वी कैन जस्ट कम अप विद दिस, इस सिचुएशन को अभी और फर्दर देखेंगे। फर्स्ट इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे स्टडी करते हैं, बाद में विल कम अप एट विद दिस केस। तो पहले इसी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं कि मेरे मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। द थिंग इज कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखूं, t इक्वल 0 पे कोई वेलोसिटी होगी, t इक्वल्स 1 पे वही वेलोसिटी, 2 पे वही वेलोसिटी, 3 पे वही वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ दैट इज पासिंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ये टाइम एक्सिस, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज कि ये थ्रू आउट दिस टाइम 0 ही रहेगा। तो बेसिकली ये मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बन गया vt। ये मेरा जो ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। वी आर गेटिंग दिस। तो अगर आप एक देखते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो dv बाई dt होता है, dv बाई dt बेसिकली tan थीटा के यही इक्वल होगा जो कि स्लोप होता है, इस केस में एक्सेलरेशन होता है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेट ऑफ चेंज विच इज स्लोप विच इज बेसिकली tan थीटा, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का dA बाई dt मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का tan थीटा, या फिर स्लोप अगर आप देखते हो तो उसे जर्क कहते हैं, जिसकी ज्यादा नीड नहीं होगी। समटाइम्स इट में आस्क, लेकिन जर्क की ज्यादा नीड नहीं होती है, तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करता है। नाउ लेट्स कम अप एट दिस केस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पहले xt ग्राफ नहीं, पहले हम लोग at ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, इसमें रिवर्स में चलते हैं।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली हर टाइम पे वही एक्सेलरेशन होगा, सीधे प्लॉट हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बहुत सिंपल था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होगा तब इसकी वेलोसिटी टाइम क्या बनेगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब dv बाई dt कांस्टेंट है। dv बाई dt इज व्हाट, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। dv बाई dt स्लोप ऑफ vt ग्राफ, जो कि इसके लिए tan थीटा होगा इन अ vt ग्राफ, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या, सच अ लाइन दैट इज पासिंग। तो दिस इज फॉर अ केस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा ग्राफ होगा। यहाँ पे अनदर थिंग यू हैव टू सी, मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तभी ये ग्राफ 0,0 से पास होगा विथ दिस मच स्टीपनेस। वरना अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है कि टाइम t इक्वल 0 पे कोई कुछ वेलोसिटी थी, अ फाइनाइट नॉन जीरो वेलोसिटी, तब यहां से कहीं से पास होगा डिपेंडिंग पॉजिटिव वेलोसिटी है ऊपर से, नेगेटिव वेलोसिटी है ये नीचे से भी पास हो सकता है। ओके गॉट इट। तो बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले ऐसे स्ट्रेट लाइन बनते हैं वीटी ग्राफ्स। अब जब स्ट्रेट लाइन बनते हैं वीटी ग्राफ्स तब एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस आ जाता है कि अभी तक हम लोगों ने ऑब्वियसली ये भी थोड़ा कैलकुलस लाइक डीवी बाई डी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की सिचुएशन। इफ यू कंसिडर इंटीग्रल कैलकुलस की सिचुएशन, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो एस होता है, और रादर लेट्स नॉट टेक एस, कि लाइक मैंने लिखा कि v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी या फिर वी एक्स इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, दैट इज द एक्स वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो dv क्या हो जाता है, a dt, इंटीग्रेट करने पे जो v मुझे मिलता है दिस इज नथिंग बट at प्लस c। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में मैंने यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया विच इज क्लियरली इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे v इक्वल्स u प्लस at इसी चीज को लिख देते हैं। तो यहाँ से भी एक सेंस निकलता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्लियरली ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में होगी। s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट डी स्क्वायर, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, जहाँ पे बिना कैलकुलस के यू कैन अंडरस्टैंड ये किस शेप का एक्सटी ग्राफ होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब s बेसिकली, या फिर जिसे s लिखते हैं आप इसे x भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स नॉट लिख सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो कि x इक्वल्स एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो जब ये इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज माई वर्टिकल एक्सिस जिसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मेन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है x t, इन्हीं का ग्राफ प्लॉट करना है। ये बेसिकली इक्वेशन होता है, यहाँ पे एक रिलेशन विद द लीनियर वेरिएबल, यहाँ पे इसी का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये इक्वेशन होता है एक पैराबोला का, इफ यू स्टडी इन मैथ्स, यू स्टडी इट इन मैथ्स। तो फॉर नाउ लेट्स से ये इक्वेशन होता है एक पैराबोला का, मतलब अगर मैं x एंड t का रिलेशन निकाल रहा हूं इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस, तो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक पैराबोला बनता है, दिस इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पैराबोलिक xt, स्ट्रेट लाइन vt एंड ऐसे स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप, मतलब हॉरिजॉन्टल के, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल ही है, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी वैरी कर सकता है। अब एक्सेलरेशन जब वैरी करेगा, मान लो एक कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन, तब इसका ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन विथ सर्टेन स्टीपनेस, इसके लिए पैराबोला बन जाएगा, एंड इसके लिए ऑब्वियसली अब पैराबोला से भी ज्यादा कर्व शेप होता है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आपको उसके अलावा बस एक और चीज देखना है कि vt, at एंड xt ग्राफ्स में अगर आप एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालते हो, मतलब इसको मैंने ले लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी भी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है इट इज बेसिकली नथिंग बट इट्स इंटीग्रल, मतलब a dt,
अगर आप इसका एरिया अंडर कर्व निकालते हो, सो इट इज नथिंग बट द इंटीग्रल of the vertical axis with the horizontal axis as differential. Integral ADT क्या होता है? It is clearly the change in velocity. डेल्टा V equals इंटीग्रल ADT, यहाँ पे लिमिट्स भी पुट कर सकते हैं, उतना सबको पता है। तो सिंस हमें ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इसका एरिया विल बी जस्ट द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, एंड हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा कि इंटीग्रल ADT डेल्टा V होता है। मतलब यहाँ पे मैथ्स एंड फिजिक्स को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है कि किसी भी AT ग्राफ में, कोई भी AT ग्राफ अगर आप लेते हो, इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व, ये आपको क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। And always remember, not velocity itself, change in velocity, कि इतने टाइम में बेसिकली, जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर किया, तो अगर मैंने ये वाला एरिया अंडर कर्व निकाल लिया तो इतनी चेंज इन वेलोसिटी, जो भी एरिया अंडर कर्व होगा उतनी वेलोसिटी चेंज हो इन दिस इंटरवल। वैसे ही जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो ये तो होगा इंटीग्रल VDT। इंटीग्रल VDT क्या होता है? नॉट पोजीशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन। ये तो हम सबको पता है। तो यहाँ पे भी मैथ्स ऑफ ग्राफ एंड फिजिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स को कंबाइन करके हमें क्या पता चला कि जो हमारा VT ग्राफ होता है, इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, इट विल गिव यू इन दैट इंटरवल, इन दैट ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल और टाइम ड्यूरेशन, आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो बहुत बार ये अप्रोच बहुत ही यूजफुल होता है। आपको एक ग्राफ गिवन है, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो AT ग्राफ, तो उसका एरिया अंडर कर्व निकालो, फिर उसको एक प्लॉट करके उसका एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। तो बेसिकली ऐसे अप्रोचेस यूजफुल होते हैं। बहुत बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, पोजीशन एट सर्टेन इंस्टेंट पूछा है, तो एरिया अंडर कर्व निकालो ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसको ऐड करो इनिशियल पोजीशन से, फाइनल पोजीशन मिल गया। तो ये तीनों कॉमन ग्राफ्स XT, VT एंड AT मिलते हैं। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको यही ग्राफ्स मिलेंगे, बट काइनेमेटिक्स इजंट लिमिटेड टू दीज ग्राफ्स। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि जरूरी नहीं है सारे केसेस में यही पूछ ले। बहुत बार आपको V² वर्सेस S ग्राफ मिल सकते हैं, V वर्सेस S, A वर्सेस S, ऐसे ग्राफ्स मिलते हैं। तो उस केस में आपको बेसिकली क्या समझना है कि यू जस्ट नीड द इक्वेशन, आपको स्टडी करना है इस पर्टिकुलर केस में क्या इक्वेशन बनेगा, उससे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे x इक्वल्स x0 प्लस ut प्लस हाफ AT² कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड होते हैं। सिंस ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सीधे पता चला कि xt वाला ग्राफ पैराबोला होगा फॉर द केस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। v इक्वल्स u प्लस at इन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स mx प्लस c से मैच करता है, मतलब ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से आप इक्वेशन देखो, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बेसिकली ग्राफ को प्लॉट करो। वेरी इजी थिंग टू डू, बट यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप हम लोग 2D मोशन में इन प्रोजेक्टाइल देखेंगे, सो दैट इज वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स या फिर डिराइविंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ्स। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।